गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं डॉक्टर शशिबाला तिवारी, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, असिस्टेंट प्रोफेसर, DAV PG कॉलेज सिवान। आज हम लोग त्रिदलीय संघर्ष को डिस्कस करेंगे। कन्नौज के लिए जो त्रिदलीय संघर्ष हुआ उसी को देखेंगे। जिस प्रकार प्राचीन काल में बिना पाटलिपुत्र के स्वामी हुए बिना कोई सम्राट नहीं कहला सकता था, उसी प्रकार हर्ष के बाद अर्थात हर्षोत्तर भारत में बिना कन्नौज का स्वामी हुए कोई सम्राट नहीं हो सकता था। कन्नौज का प्रभाव लगभग 500 वर्ष तक बना रहा और इसके लिए जो संघर्ष हुए उसे ही हम भारतीय इतिहास में त्रिकोणात्मक संघर्ष या त्रिदलीय संघर्ष के नाम से जानते हैं। 8वीं शताब्दी के लास्ट में पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट प्रमुख राजवंश थे। प्रतिहार वत्स राज ने राजपूताना और मध्य भारत में, पालों ने बिहार और बंगाल में तथा राष्ट्रकूटों ने दक्षिण में अपनी सत्ता स्थापित की थी। उत्तर भारत में पाल और प्रतिहारों के बीच आधिपत्य के लिए संघर्ष अनिवार्य था। प्रतिहार गंगा यमुना के संगम तक पहुंच गए थे और प्रयाग तक पालों का प्रभाव भी बढ़ गया था। इस प्रकार दोनों एक दूसरे के सामने खड़े थे। जब ये लोग अपनी शक्ति की परीक्षा के लिए तैयार थे, ठीक उसी समय दक्षिण से राष्ट्रकूटों ने राजा ध्रुव के नेतृत्व में विंध्याचल पर्वत को पार कर उत्तर में अपनी प्रभुता के लिए प्रयास किया। उसने पहले वत्सराज को और फिर बाद में धर्मपाल को पराजित किया। इस प्रकार त्रिकोणात्मक प्रतियोगिता का आरंभ हुआ। हर्ष के मरने के बाद भारतीय इतिहास की यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटना थी और इस संघर्ष का मुख्य कारण था कन्नौज पर आधिपत्य करना। यह स्ट्रगल 783 से 914 तक चला। फर्स्ट राष्ट्रकूट नरेश, ध्रुव, प्रतिहार वत्सराज और धर्मपाल के बीच युद्ध हुआ, जिसमें ध्रुव की जीत हुई, लेकिन 793 में उसकी मृत्यु हो जाने से उसके यहाँ अव्यवस्था फैल गई और इससे दूसरे लोगों ने लाभ उठाया। जिस समय कन्नौज की गद्दी पर इंदिरा युद्ध था, उस समय राष्ट्रकूट ध्रुव ने गंगा यमुना के द्वार पर आक्रमण किया और अपने इस विजय के उपलक्ष्य में उसने साम्राज्य लक्षणों में गंगा और यमुना के आकृति चिन्ह भी जोड़ लिए। बंगाल के धर्मपाल ने इंदिरा युद्ध को परास्त कर उसे सिंहासन से उतार दिया और उसके स्थान पर अपने संरक्षक चक्रायुध को प्रतिष्ठित किया। इस परिवर्तन और नए व्यवस्था को तत्कालीन शक्तियों ने एक्सेप्ट किया। राष्ट्रकूट पालों की प्रभुता स्वीकार न कर सके, इसलिए शक्ति संतुलन के लिए दोनों वंशों में संघर्ष अनिवार्य हो गया। इसका परिणाम अमोघ वर्ष के संजन अभिलेख में सुरक्षित है। इस अभिलेख के अनुसार ध्रुव के पुत्र और उसके उत्तराधिकारी गोविंद III के समक्ष दोनों अर्थात धर्मपाल और चक्रायुध ने स्वतः आत्मसमर्पण कर दिया। कहा जाता है कि जब धर्मपाल ने चक्रायुध को कन्नौज में पराजित किया, उस समय भोज, मद्र, कुरु, यदु, यवन, अवंती, गांधार आदि के राजाओं ने तथा अन्य सामंतों ने उसे अपना सम्राट स्वीकार कर लिया और इससे धर्मपाल की प्रतिष्ठा उत्तर भारत में काफी बढ़ गई थी। परंतु राष्ट्रकूटों से पराजित होने के बाद उस स्थिति में परिवर्तन हो गया। राष्ट्रकूट और पालों के संघर्ष के कारण जो दोआब क्षेत्र था उसमें पुनः अव्यवस्था फैल गई और इस अराजक स्थिति से प्रतिहार शासक नागभट्ट ने काफी लाभ उठाया। नागभट्ट ने चक्रायुध के संरक्षक बंगाल के राजा धर्मपाल को मुंगेर के आसपास हराकर कानेकुब्ज पर अपना अधिकार कर लिया। इस पराजय के बाद धर्मपाल ने राष्ट्रकूट शासक गोविंद के साथ समझौता करने का प्रयास किया। गोविंद III ने पुनः उत्तर भारत पर अपना अभियान शुरू किया और नागभट्ट उसके हाथ पराजित हुआ। जब राष्ट्रकूट सम्राट अपने इस विजय अभियान में उत्तर में व्यस्त था, ठीक उसी समय उसके राज्य में गड़बड़ी शुरू हुई और उसे वापस लौट जाना पड़ा। राष्ट्रकूट शासक के लौट जाने के बाद पुनः पाल और प्रतिहारों के बीच कन्नौज पर आधिपत्य के लिए संघर्ष शुरू हो गया। इस संघर्ष में संभवतः पालों को कुछ सफलता मिली, लेकिन जब देवपाल शासन कर रहा था उस समय प्रतिहार शासक रामभद्र की शक्ति काफी क्षीण हो गई थी। देवपाल के बाद पालों की शक्ति क्षीण होने लगी थी, लेकिन प्रतिहारों का अभ्युदय शुरू हो गया था। मिहिर भोज प्रतिहार ने अपने परिवार की प्रतिष्ठा पुनः बढ़ाई और उसने कन्नौज तथा कालिंजर को जीतकर अपने राज्य में मिला लिया।
फिर देवपाल और राष्ट्रकूटों के हाथों मिहिर भोज परास्त हुआ, परंतु इसके बावजूद वह निराश नहीं हुआ। देवपाल की मृत्यु के बाद राष्ट्रकूटों ने बंगाल पर आक्रमण किया और इधर प्रतिहार शासक को थोड़ी राहत मिली। मिहिर भोज ने चेदी और गुहिलोत राजाओं के साथ मित्रता का संबंध स्थापित किया। उधर राष्ट्रकूट शासक कृष्ण थर्ड को पूर्वी चालुक्यों से उलझना पड़ा। मिहिर भोज ने इस परिस्थिति का लाभ उठाया। उसने नर्मदा के तट पर कृष्ण सेकंड को परास्त किया और मालवा पर अपना अधिकार कर लिया। फिर उसने गुजरात और काठियावाड़ पर अपना अधिकार किया और कन्नौज में अपनी राजधानी बनाई। कन्नौज पर भोज के आधिपत्य से त्रिकोणात्मक प्रतियोगिता का अंत हुआ, परंतु राष्ट्रकूट अपनी पराजय मानने के लिए तैयार नहीं थे। जब तक महेंद्रपाल प्रतिहार शासक रहा तब तक प्रतिहारों की प्रतिष्ठा बनी रही और कन्नौज एक बहुत बड़े साम्राज्य का केंद्र बना रहा। महेंद्रपाल के बाद प्रतिहारों की शक्ति क्षीण होने लगी। महिपाल प्रतिहार के समय पुनः राष्ट्रकूट और प्रतिहारों के बीच संघर्ष शुरू हुआ। इंद्र थर्ड ने महिपाल को परास्त किया और उसकी सेना ने कन्नौज को बर्बाद कर दिया। प्रतिहार साम्राज्य राष्ट्रकूटों के समक्ष नतमस्तक हुआ। इंद्र थर्ड प्रयाग तक बढ़ गया, परंतु महिपाल ने फिर अपनी स्थिति सुदृढ़ कर ली। राजशेखर ने उसे आर्यावर्त का नरपति और क्षेमेश्वर ने अपने चंड कौशिक में उसे कर्नाट का विजेता कहा है। त्रिकोणात्मक जो संघर्ष था उसका मुख्य कारण था कन्नौज का इकोनॉमिकली रिच होना। वो इकोनॉमिकली बहुत रिच था। कन्नौज जो था वो प्राकृतिक संपदा एवं भौगोलिक कारणों से भी एक महत्वपूर्ण स्थान पर और वो व्यापारिक दृष्टिकोण से एक महत्वपूर्ण मार्ग पर पड़ता था। यही कारण है कि उत्तर दक्षिण की जो तत्कालीन राजनीतिक शक्तियां थी वह उस पर अपना नियंत्रण रखना चाहती थी। इसी नियंत्रण के लिए विभिन्न राज्यों में शताब्दियों तक संघर्ष चलता रहा। कन्नौज पर एकाधिपत्य का अर्थ था राजनीतिक और आर्थिक व्यापारिक दृष्टिकोण से एक महत्वपूर्ण स्थान पर नियंत्रण। सामरिक दृष्टिकोण से भी इसका इंपॉर्टेंस था। पाल प्रतिहार राष्ट्रकूट बार बार इस पर आधिपत्य के लिए संघर्ष करते रहे। इस संघर्ष में फर्स्ट में वत्सराज और ध्रुव के समक्ष धर्मपाल को पराजित होना पड़ा। ध्रुव के लौट जाने पर धर्मपाल ने पुनः कन्नौज पर अपना भाग्य आजमाया और खलीमपुर अभिलेख के अनुसार उसने कन्नौज का सम्राट बनने लायक अपने को समझा तथा कन्नौज की गद्दी पर अपने प्रतिनिधि को बैठाया। उसके इस कार्य पर स्वीकृति की मोहर भी लगाने वाले थे वो थे पंचाल, भोज, मत्स्य, मद्र, कुरु, यवन, यवंती, गंधार, कीर इत्यादि। इससे समस्त उत्तर भारत में उसकी धाक जम गई। कन्नौज में धर्मपाल ने एक दरबार का भी आयोजन किया और वहाँ पर 20 राजाओं ने उसे अपना सम्राट एक्सेप्ट कर लिया। यही कारण है कि सोढल ने उसे उदय सुंदरी कथा में उत्तरापथ स्वामी कहा है। संजन ताम्रपत्र जो है उससे भी ज्ञात होता है कि धर्मपाल तथा चक्रायुध ने स्वयं ही गोविंद थर्ड की अधीनता स्वीकार कर ली थी। गोविंद ने उत्तरी भारत को अपने साम्राज्य में नहीं मिलाया था। वत्सराज के पुत्र नागभट्ट सेकंड ने कन्नौज के प्रश्न पर पालों को फिर से ललकारा और पालों से लड़ने के लिए एक संधि भी की। कन्नौज पर उसने आक्रमण किया और धर्मपाल की सहायता के बावजूद उसका प्रतिनिधि चक्रायुध असफल रहा। नागभट्ट और धर्मपाल के बीच घमासान युद्ध हुआ। यह युद्ध संभवतः मुंगेर में हुआ था। इस युद्ध में नागभट्ट के सामंतों ने भी उसका साथ दिया था। धर्मपाल पर विजय प्राप्त करने के बाद नागभट्ट सेकंड उत्तर भारत का सर्वशक्तिमान शासक हो गया और उसने मालव, किरात, वत्स आदि राजाओं को भी अपने अधीन किया। नागभट्ट की इस सफलता से राष्ट्रकूटों का चिंतित होना स्वाभाविक था। राष्ट्रकूटों ने पाल वंश के साथ इस अवसर पर कूटनीतिक संबंध स्थापित करने का प्रयास किया और इसमें धर्मपाल के ससुर राष्ट्रकूट परबल ने अपना प्रभाव का प्रयोग किया। इस प्रकार धर्मपाल को तटस्थ बनाकर गोविंद थर्ड राष्ट्रकूट ने प्रतिहार नागभट्ट पर आक्रमण कर दिया। नागभट्ट पराजित हुआ। नागभट्ट के पराजित होने पर धर्मपाल की साम्राज्यवादी प्रतिष्ठा
पुनः स्थापित हुई और पाटलिपुत्र पुनः पाल साम्राज्य का प्रधान केंद्र बन गया। देवपाल को अनुकूल परिस्थिति मिली। प्रतिहार रामभद्र कमजोर शासक था और राष्ट्रकूट अमोघ वर्ष अपने राज्य के आंतरिक मामलों में इस तरह फंसा हुआ था कि उत्तर में हस्तक्षेप करने का उसे अवसर नहीं मिल पा रहा था। प्रतिहार और राष्ट्रकूट राज्य अपनी अपनी सीमाओं में उलझे हुए थे, इसलिए देवपाल के लिए इससे अच्छा अवसर हो ही नहीं सकता था। उसके शासन के अंतिम समय में प्रतिहारों का उत्कर्ष भोज के नेतृत्व में हुआ। प्रतिहारों का उत्कर्ष पालों के लिए चिंता का विषय था, परंतु शीघ्र ही राष्ट्रकूटों ने भोज को पराजित कर दिया। देवपाल प्रतिहारों और राष्ट्रकूटों को नियंत्रण में रखने में सफल रहा। ग्वालियर अभिलेख तथा कहला अभिलेख से पता चलता है कि प्रतिहार मिहिर भोज ने देवपाल को पराजित किया, परंतु बादल अभिलेख के अनुसार देवपाल ने गुर्जर प्रतिहार को पराजित किया। इससे यह प्रतीत होता है कि यह युद्ध जो था वो निर्णायक नहीं हुआ। देवपाल के बाद पाल वंश की जो सिचुएशन था वो चिंतनीय हो गया। अमोघ वर्ष ने भी पालों पर आक्रमण किया, लेकिन पालों की कमजोरी से सबसे ज्यादा लाभ प्रतिहारों ने उठाया। मिहिर भोज ने प्रतिहार साम्राज्य को काफी आगे बढ़ाया। नारायण पाल को राष्ट्रकूट और प्रतिहारों का मुकाबला करना पड़ा और साथ ही मगध से भी हाथ धोना पड़ा। डॉक्टर रमेश चंद्र मजुमदार के अनुसार अमोघ वर्ष ने भी नारायण पाल को पराजित किया था। हो सकता है कि दूसरे पूर्व कृष्ण सेकंड के समय में ही नारायण पाल पराजित हुआ हो। उस समय भोज उत्तर भारत का सबसे बड़ा शासक था। उसके बाद महेंद्र पाल प्रतिहार शासक हुआ और उसके समय में प्रतिहार साम्राज्य अपने उत्कर्ष पर था। मिहिर भोज के समय से ही कन्नौज पुनः प्रतिहारों के अधीन आ गया था और तब से कन्नौज में ही प्रतिहारों की राजधानी रही। महेंद्र पाल के बाद प्रतिहारों की शक्ति क्षीण हो गई और पुनः राष्ट्रकूटों ने उत्तर में हस्तक्षेप करना शुरू किया। इंद्र थर्ड ने उत्तर भारत के अभियान के क्रम में उज्जैन में महाकाल के मंदिर में पूजा की और उसके बाद कन्नौज को ध्वस्त किया। राष्ट्रकूटों ने महिपाल प्रतिहार को पराजित कर अपना आधिपत्य कायम किया। महिपाल भाग गया, परंतु बाद में अपने चंदेल सामंत हर्षदेव तथा यशोवर्मन की सहायता से वह पुनः लौटा और राष्ट्रकूटों के वापस जाने के बाद फिर अपनी राजधानी कन्नौज में राजगद्दी पर बैठा। इसके बाद से प्रतिहार लोगों ने कन्नौज पर अधिकार बनाए रखा और 815 तक प्रतिहारों की राजधानी कन्नौज में थी। क्षेमेंद्र के नाटक चंड कौशिक से भी ज्ञात होता है कि महिपाल ने राष्ट्रकूटों को पराजित किया था। इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल के पतन के साथ ही दीर्घकालीन जो त्रिकोणात्मक संघर्ष था उसका अंत हुआ। लेकिन इस संघर्ष के अंत होने के बाद भी कन्नौज का राजनीतिक महत्व था वो बना रहा और यहाँ गढ़वालों का आधिपत्य तब तक बना रहा जब तक कि ये लोग मुसलमानों से पराजित नहीं हुए।